डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान एच.डी. जैन महाविद्यालय आरा, आज आप लोगों को बीए पार्ट 2 पेपर 3 से इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन और इम्पीचमेंट के बारे में, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, निर्वाचन और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रपति पद की व्यवस्था हमारे संविधान के किस आर्टिकल में की गई है। संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। पुनः आगे आर्टिकल 53 में कहा गया है, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड by either directly or through officers subordinate to him in accordance to the Constitution. The executive power of the Union shall be vested. संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होगी? Shall be vested होगा, निहित होगा। कहाँ होगा? In the President, भारत के राष्ट्रपति में निहित होगा संघ की शक्ति। And shall be exercised, और उसका उपयोग किया जाएगा बाई आइदर डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा भी उस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, और थ्रो ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान के द्वारा जो प्रदत्त दिया गया है उनका सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स हैं वे इसका इस्तेमाल करेंगे। उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, अब प्रश्न उठता है कि उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं। उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग होंगे जो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं मंत्रणा देते हैं, सलाह देते हैं, राय देते हैं और शासन कार्य में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन की यदि बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। जहां तक संभव हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक पैमाने से होता है और राज्यों में परस्पर एक रूपता तथा राज्यों और संघ में समतुल्यता स्थापित करने की चेष्टा की जाती है। इस कारण निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का सामान्य मूल्य और प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है उसी अनुपात में निश्चित होती है। इसके निम्नलिखित 2 सूत्र हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। नंबर 1, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 2, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब सबसे पहले हम यह देखेंगे कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोट करेंगे उस वोट का वैल्यू क्या होगा, कितने मत वो देंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी प्रक्रिया क्या है। पिछली जनगणना में राज्य की जितनी जनसंख्या थी उसमें राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाएगा। राज्य की जनसंख्या में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाएगा। भाग देने के पश्चात जो भागफल आएगा उसमें पुनः 1000 से भाग दिया जाएगा। 1000 से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उतना ही मत उस राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य देंगे। यदि शेष भाजक अर्थात 1000 का आधा या आधे से अधिक अर्थात 500 या उससे अधिक बचता है तो प्रत्येक सदस्य के मत में
एक मत और जोड़ दिया जाता है, और यदि आधे से कम बचता है तो कुछ नहीं जोड़ा जाता है। उतना ही मत राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को देने का अधिकार है। अब हम संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या निकालेंगे। संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या निश्चित करने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों की मत संख्या के योगफल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। भाग देने के पश्चात जो भागफल निकलेगा वही संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या होगी। यदि शेष भाजक का आधा या आधे से अधिक है तो एक मत और जोड़ दिया जाता है। यदि आधे से कम है तो कुछ नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की इस प्रक्रिया के हो जाने के बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा संपन्न होता है, अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के बाद वह 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी, नवीन उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। वह पुनः उस पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, लेकिन कितनी बार निर्वाचित हो सकता है इस संबंध में संविधान में कोई उपबंध नहीं दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। फ्रांस तथा आयरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है। आयरलैंड के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में भी 1951 ईस्वी के संशोधन के अनुसार एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। भारत में इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपने कार्यकाल के अंतर्गत ही उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के स्पीकर को अर्थात अध्यक्ष को देगा। कार्यकाल के अंतर्गत महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध आचरण करे, अर्थात संविधान का अतिक्रमण करे, दुरुपयोग करे, तो उसे महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद में 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। उसमें कहा गया है यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो संसद का कोई सदन उस पर महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव के लाने की सूचना 14 दिन पूर्व होनी चाहिए और सूचना पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रस्ताव यदि सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों की स्वीकृति द्वारा पारित हो जाए तो दूसरे सदन में उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। दूसरा सदन भी प्रस्ताव पर जांच पड़ताल या छानबीन और अनुसंधान करेगा और उसके पश्चात यदि दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव से सहमत हो जाता है तो
2/3 बहुमत से यदि पास कर देता है तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। महाभियोग की चर्चा के समय राष्ट्रपति यदि चाहे तो संसद के सम्मुख वह सफाई अपनी दे सकता है, कुछ कह सकता है, लेकिन यदि दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा 2/3 बहुमत से इसे पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति को पद त्यागना पड़ेगा। संसद के महाभियोग संबंधी निर्णय की अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदच्युत करने की, पद से हटाने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में उपस्थित होगा और सीनेट उसका अनुसंधान और उस पर निर्णय करेगी। अभी तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अक्टूबर 1970 में मधुलिमय ने राष्ट्रपति वीवी गिरी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था। 1979 में भी नीलम संजीवा रेड्डी के विरुद्ध भी महाभियोग का प्रस्ताव लाने की बात चली थी, परंतु ऐसा नहीं किया जा सका। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा आयरलैंड के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन भी एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्य संघ या राज्यों के विधान मंडलों के सदस्य नहीं होते, अपितु प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि अमेरिकी कांग्रेस में होते हैं। यद्यपि अमेरिकी कांग्रेस मीन्स अमेरिकी संसद में होते हैं। यद्यपि भारत और अमेरिका में निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, किंतु अमेरिका में राजनीतिक दलबंदी के आधार के कारण निर्वाचन वस्तुतः प्रत्यक्ष हो जाता है। फ्रांस और आयरलैंड में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होता है। भारतीय संविधान में भी इस विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था। कुछ सदस्यों की, जिनमें प्रोफेसर के.टी. शाह का नाम प्रमुख है, उनकी राय थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होना चाहिए, परंतु संविधान के निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष प्रणाली को ही अपनाया। इसके निम्नलिखित कारण हैं। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा हो तो राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां देनी होगी, रियल पावर तब उसे देना पड़ेगा, जो संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान का उद्देश्य भारत में संसदीय पद्धति की सरकार स्थापित करना है और इसके लिए मंत्रिमंडल को वास्तविक शक्तियां देनी है। दूसरे, प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण करोड़ों मतदाताओं के मतों की गणना के लिए प्रबंध करना, जो बहुत खर्चीला और मुश्किल काम है। तीसरे, प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण समूचे देश में अनावश्यक सरगर्मी पैदा होगी। चौथे, राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है और संवैधानिक प्रधान के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन उचित नहीं है। अतः संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने से रोकने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होना ही उचित है। थैंक यू। अभी हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग के बारे में जाने, साथ ही अन्य
देशों से तुलना भी किए गए। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।